गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में हम DECE 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जानेंगे जो कि मानसिक रोगों से संबंधित हैं। तो पहला है, मानसिक मंदता क्या है, या फिर मानसिक रूप से मंद बच्चों के लक्षण क्या हैं या उनकी विशेषताएं क्या है, कैसे भी करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमें इसके उत्तर में लिखना है, जो मानसिक मंदता है उसका मतलब होता है कि जो वो असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता जो कि व्यक्ति के विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है और जो उसके अनुकूलतम व्यवहार में कमी या हास से संबंधित होती है। अनुकूलतम व्यवहार जो हमारा जो नेचुरल व्यवहार होता है ना, वो वाला उसमें कमी होती है या उसके अंदर मतलब उसका लगातार उसमें कमी आ रही होती है, उससे संबंधित होती है। मानसिक मंदता में बच्चे को दूसरे लोगों की सहायता पर आश्रित रहना पड़ता है। इसमें सापेक्ष बौद्धिक क्षमता व अनुकूल व्यवहार में जो कमी होती है वह बच्चे को जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। परंतु ऐसा ना जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर ये इससे मानसिक मंदता से जो भी कमी आई हो ना, वो कभी दूर ना हो पाए। अगर ना बच्चों को उपयुक्त परीक्षण दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, तो उससे उनका अनुकूलतम व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है। मानसिक मंदता या मानसिक रोग जो होता है वो भिन्न होते हैं, ठीक है। मानसिक मंदता और मानसिक रोग एक जैसे नहीं होते। मानसिक रोग एक तरह का विचलित व्यवहार है और मानसिक रोग में बच्चे की जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है वो मानसिक मंदता वाले बच्चे से सामान्य भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा उच्च भी हो सकता है। परंतु कुछ तनावपूर्ण अनुभव व मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जो ये बीमारी है ना, इसके कारण बच्चे अवांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि सही व्यवहार नहीं कर पाते बच्चे। तो मानसिक मंदता वाले बच्चों के लक्षण क्या क्या हैं? मानसिक मंदता का स्तर क्या है? इसके 4 स्तर है। जो अल्पमंदता होती है, मध्यम मंदता होती है, फिर अधिक जो मंदता का स्तर होता है ना, और एक अति गंभीर। तो ये मंदता के स्तर हैं। और 5 वर्ष की आयु में बच्चे क्या लक्षण होते हैं बच्चे के? 0 से 5 वर्ष की आयु में, और 6 से 18 वर्ष के बच्चों में जो स्कूलगामी बच्चे होते हैं उनमें इसके क्या लक्षण होते हैं, वो हमें एक तालिका बना के देखेंगे। तो पहले जो अल्प मंदता होती है ना, उसमें जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना स्कूल जाने योग्य, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं ना, तो अल्प मंदता में वे सामान्य बच्चों जैसे या ऐसे बिल्कुल सामान्य बच्चों में उनमें ना कुछ अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो मंदता थोड़ी कम होती है। और जब वे शालापुर केंद्र जाने लगते हैं तो उसके बाद क्या ये जो इनके अंतर होते हैं ना, वो जब पता चलता है, जैसे कि इनकी भाषा के विकास में थोड़ी देर हो रही है। परंतु अगर नियमित रूप से इनको ना केंद्र में भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इससे क्या होगा कि इनको संप्रेषण के तरीके मिलेंगे और इनकी जो भी इनके व्यवहार संबंधी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो बच्चों के मंदता संबंधी प्रॉब्लम है, वो उसको वो अपनी प्रॉब्लम को विकसित कर पाएंगे। और जो स्कूलगामी बच्चे हैं उनमें ये क्या दिखाते हैं कि ये बच्चे किशोरावस्था जब होती है ना, तब तक वो लगभग 6ठी क्लास जो कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें जो कौशल होते हैं उतना कौशल वो बच्चे 6 से 18 वर्ष की आयु में अर्जित कर लेते हैं। पारस्परिक जो व्यवहार होता है और सीमित स्थानों तक आना जाना भी ये बच्चे कर लेते हैं अपने आप स्वतंत्र रूप से। अपनी दैनिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना भी ये कर सकते हैं। और जब ये वयस्क होते हैं ना, तो इनमें स्वावलंबी होने की आशा की जा सकती है, क्योंकि क्या है, मंदता अल्पमंदता होती है। अब मध्यम मंदता। अब मध्यम मंदता में शाला पूर्व आयु के बच्चे क्या होते हैं, ये जो सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा धीरे गति से सीखते हैं, तो ये पता चल जाता है अगर मध्यम मंदता है तो। अतः ये छोटी उम्र से ही अलग दिखाई देने लगते हैं। ये बच्चे जो परस्पर क्रिया करते हैं ना, वो तो सीख लेते हैं। इनका क्रियात्मक विकास काफ़ी धीमा होता है, मतलब सीख तो लेते हैं लेकिन बहुत धीमे सीखते हैं। परंतु अगर इनको ना प्रशिक्षण दिया जाए तो ये जो दैनिक जरूरतें हैं, जैसे नहाना खाना, ये सब अपने आप सीख सकते हैं, यानी कि स्वावलंबी बन सकते हैं। थोड़े से पर्यवेक्षण से या परीक्षण से बच्चों को सिखाया जा सकता है, वह जो उनका व्यवहार होता है ना, वो भी नियंत्रित किया जा सकता है। अतः ये बच्चा होता है, ये शाला पूर्व केंद्र भी जाने योग्य बन जाता है, ठीक है, मध्यम मंदता में। अब जब बच्चा मध्यम मंदता में बच्चा स्कूलगामी आयु में होता है, तब उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है इस टाइम? तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको सामाजिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना संभव होता है। संभवतः ये बच्चे दूसरी कक्षा से ज़्यादा योग्यता तो अर्जित ना कर पाएँ, पर क्या वे अपनी जानी पहचानी जगहों पर अकेले आना जाना सीख जाते हैं। और वयस्क होने पर अगर उन्हें पर्यवेक्षण के द्वारा या परीक्षण के द्वारा ना, जो अपने दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं जैसे नहाना खाना, वे सब सिखाया जाता है, तो वो अपने आप कर लेते हैं ये बच्चे। अब नेक्स्ट है गंभीर मंदता। अब गंभीर मंदता में क्या होता है, मंदता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका अपर्याप्त क्रियात्मक विकास होता है और भाषाई विकास भी सही से नहीं होता। ये बच्चे जो अपने देखभाल होती है ना, जैसे नहाना खाना, इनके लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनमें परस्पर क्रिया कौशल, व्यवहार संबंधी कौशल या तो बहुत ही कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है, ठीक है। इनको हर समय दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब गंभीर मंदता में जो स्कूलगामी बच्चे होते हैं
वो बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे बात करना, परस्पर क्रिया करना, व्यवहार करना तो सीख जाते हैं क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हैं। इनको नहाने खाने जैसे जो स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें होती हैं ना, इनकी आदत डालने के लिए क्या है, इनको सिखाना ज़रूरी होता है, परीक्षण देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये क्या है, ये परीक्षण केंद्रों में भेजकर प्रशिक्षित बच्चों को कर सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्रों में भेज के कर सकते हैं हम ये, ठीक है। अब जब अति गंभीर मंदता बन जाती है ना लास्ट में, तो उसमें क्या होता है, जो शाला पूर्व आयु के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को ध्यान रखने के लिए अपनी जो दैनिक ज़रूरत है ना, उसके लिए भी समझो कि बच्चा खुद से कुछ नहीं कर पाता, इधर उधर आने जाने के लिए और जो दैनिक कार्य होते हैं उनके लिए पूरी तरह से दूसरों की ज़रूरत होती है, वे दूसरों पे आश्रित रहते हैं और इनको अपने घर पर पूर्ण देखभाल की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, हर टाइम, ठीक है। ऐसे जो स्कूलगामी आयु के बच्चे होते हैं जिनमें अति गंभीर मंदता होती है, तो ऐसे बच्चों का क्रियात्मक विकास में थोड़ी बहुत संभावना है, क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो इनका थोड़ा बहुत विकास संभव हो सकता है। पर उसके लिए क्या है, इनको विशेष बच्चों के लिए चलाए जा रहे केंद्र हैं, उनमें जाने के लिए, भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उससे क्या होगा, ये अपनी देखभाल की सामान्य आदत है ना, वो सीख पाएंगे। तो ये कुछ मंदता के लक्षण थे जो शाला पूर्व बच्चे और स्कूलगामी बच्चों में दृष्टिगत होते हैं। अब नेक्स्ट प्रमस्तिष्क घात, ठीक है। ये कैसे भी पूछ सकते हैं, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे से कैसे निपटेंगे, या उस प्रमस्तिष्क घात का क्या मतलब है, इसके क्या कारण है ना, ये देखिए। और जो बच्चा है उसको, उनके माता पिता को आप क्या सलाह देंगे इससे निपटने के लिए, तो ये ऐसे भी करके पूछ सकते हैं। तो पहले प्रमस्तिष्क घात है क्या, तो ये है सबसे पहले जो प्रमस्तिष्क घात होता है, उसका मतलब होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रल पल्सी, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं। तो सेरेब्रल का मतलब है मस्तिष्क के दोनों साइड के भाग होते हैं ना, वो तो होते हैं सेरेब्रल, ठीक है। और जो पल्सी का मतलब होता है उनमें असमानता या किसी चीज़ की कमी, क्षति, ठीक है, जो शारीरिक गति जो होती है उसके नियंत्रण को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रमस्तिष्क घात या सेरेब्रल पल्सी का मतलब हो गया जो हमारा मस्तिष्क है ना, उसके दोनों भागों में किसी चीज़ की कमी, और इस कमी से क्या है, हमारी शारीरिक गति जो नियंत्रण होती है वो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये सब जो प्रमस्तिष्क घात है, ये बच्चे के आरंभिक वर्षों में दिखने लग जाता है, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है। प्रमस्तिष्क घात ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण उसे पक्षाघात भी हो सकता है, यानी कि पक्षाघात यानी कि बिल्कुल समझो कि शरीर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। शारीरिक अंगों में कमजोरी आ सकती है, वह स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं ना, उनमें बच्चा समन्वय नहीं बना पाता, तो उससे ना चलने खड़ा होने या फिर हाथ से कुछ उंगलियों से कुछ पकड़ने, इन सब में भी दिक्कत होती है। यह रोग लगभग हर देश में हर प्रकार के परिवारों में पाया जाता है। और एक ना सर्वे के अनुसार पाया गया है कि लगभग जैसे 300 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ जन्म लेता है या फिर थोड़ी दिनों के बाद इससे ग्रस्त हो जाता है। बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए थेरेपी, विशेष शिक्षा व उच्च नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके ना कई प्रकार हैं, जो प्रमस्तिष्क घात है ना, तो इसकी जो बच्चों में ना, इससे क्या होता है कि कई प्रॉब्लम होती हैं। जो प्रमुख समस्याएं जो दिखती है ना प्रमस्तिष्क घात की, वो निम्नलिखित है। बच्चों में मानसिक मंदता होती है, दृष्टि दोष होता है, उनके बोलने का विकास जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है, और लगभग माना गया कि 70% बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है बोलने संबंधी। बच्चों को दौरा पड़ता है, उनकी श्रवण शक्ति होती है ना, वो कमज़ोर होती है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार, मतलब बच्चे ना सामने जो दिख रहा है ना, उसको भी बच्चे नहीं, उसके बारे में भी वर्णन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, उसे भी बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनमें शारीरिक अक्षमता होती है, ठीक है, वो बच्चों की शारीरिक कमजोरी आती है बच्चों में। एक और तो प्रमस्तिष्क घात में जो बच्चे होते हैं उनकी समस्याएं इतनी कम होती हैं कि पता ही नहीं चलती। तो कई बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत कम होती हैं, तो ज़्यादा दिखती भी नहीं है। और कहीं कहीं क्या है, किसी बच्चे में इतनी गंभीर हो सकती है कि जो बच्चा होता है ना, खुद से चल फिर भी नहीं सकता है। इसलिए इसके लिए ना प्रशिक्षण के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, करने चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या क्या प्रमस्तिष्क घात के, मुख्यतः यह जन्म के समय या जन्म के बाद मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने या विकसित ना होने के कारण होता है। दूसरा, अवरुद्ध रक्त कोशिकाएं, जो रक्त कोशिकाएं ना वो रुक जाएं, ठीक है, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या रक्त बहने में कोई दिक्कत हो। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लगने या दुर्घटना से मस्तिष्क में क्षति हो जाए, जन्म से पूर्व माँ को जर्मन खसरा, रूबेला, रेडिएशन, एनोटीशिया या टॉक्सिमा या मधुमेह, इन सब में से कोई भी बीमारी हो जाए ना, तो बच्चे को ये सब हो सकता है। प्रसव काल में कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कोई आघात या बच्चा परिपक्व पैदा हो जाए, ये सब। तो इन सब से
प्रमस्तिष्क घात से हो सकता है। अब बच्चे की देखभाल व व्यवस्था कैसे करते हैं? प्रमस्तिष्क घात के उपचार से ज़्यादा जरूरी उसके बचाव होते हैं, जो कि हम कैसे कर सकते हैं? पहला, गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बात है। तो गर्भावस्था में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं हम कि बच्चा जो पैदा हो उसको प्रमस्तिष्क घात की प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? गर्भवती माँ उसे जो जर्मन खसरा, रूबेला या फिर और जो संक्रमण है ना, उनसे बचाने के प्रयास कर सकते हैं। माता पिता का जो रक्त समूह होता है उसका प्रशिक्षण करें। माँ को मधुमेह, विषाक्तता, ये सब माँ को होना, क्योंकि उससे क्या माँ से बच्चे में जा सकती है ये सब। माँ के उचित स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती है ना वो प्राप्त हो, उसे ना बाहरी चोट या आघात ना पहुंचे। जन्म के दौरान क्या क्या बातें याद रख सकते हैं हम? जन्म के दौरान क्या है, जन्म के समय या जन्म होता है उस टाइम के बच्चे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो अच्छी चिकित्सीय सुविधा जहाँ पे हो वहाँ पे जाना चाहिए। और जो प्रशिक्षित दाई या डॉक्टर होते हैं ना उनसे ही प्रसव करवाना चाहिए। प्रसव में अधिक दर्द नहीं रहना चाहिए कि 2-3 दिन तक दर्द होता रहे, बहुत घंटों तक दर्द होता रहे। और जब दर्द हो रहा है तो उसकी जो दवा होती है ऑक्सीटोसिन, वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के जन्म जो होता है तो अपरिपक्व अवस्था में होता है ना, तो भी प्रॉब्लम होती है। और अपरिपक्व ना हो उसके लिए भी माँ को ना जो भी डॉक्टर बताते हैं वो सलाहें बताते हैं ना वो अपनानी चाहिए। अब जन्म के बाद क्या क्या ध्यान रख सकते हैं बातें? अभिभावकों को ना बच्चों की प्रगति के उपाय व समस्या कम करने के उपाय बताने चाहिए। बच्चों के जो शारीरिक क्रियात्मक विकास है, उनकी क्रियाएं हैं, उनके विकास के लिए जो व्यायाम और जो सामान्य सी क्रियाएं होती है ना साधारण, वो क्रिया करवानी चाहिए। अभिभावकों को बताना चाहिए कि बच्चों में कार्य की स्वतंत्रता के लिए बच्चों को स्वतंत्र कार्य करने दे, उससे क्या रहेगा, बच्चा खुद से कार्य करना सीखेगा। शिक्षा व सामाजिक समायोजन के उपाय करें। अब अन्य कुछ उपाय हैं जिनसे कि बच्चे के इस प्रमस्तिष्क घात में सहायता कर सकते हैं हम। उसके क्या है, एक व्यावसायिक चिकित्सा। अब इसमें क्या है, जो बच्चा होता है ना उसके लिए चिकित्सीय उपकरण जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने बैठने के लिए सहायक वस्तुएं होती हैं, उनसे उनका यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे क्या चिकित्सकीय चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए। दूसरा, थेरेप्यूटिक परीक्षण। अब इसमें क्या है, इसे बच्चे का ना प्रशिक्षण किया जाता है, इसमें थेरेपी दी जाती है बच्चे को। और उसके अंतर्गत जैसे करवा सकते हैं सक्रिय व्यायाम करवा सकते हैं, निष्क्रिय व्यायाम, सहायता के लिए व्यायाम, अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम, ये सब क्या थेरेपियाँ होती हैं। इससे बच्चे को जो थोड़ा सा अपने हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा विकास करने में सहायता मिलती है। फिर बच्चे को खेल चिकित्सा जो होती है उसके द्वारा बच्चे को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जो सहायक उपकरण होते हैं ना, जैसे उठने बैठने के लिए, वो सारे के सारे, जैसे चलने फिरने के लिए कैलिपर दे सकते हैं। जो उठने और बैठने के लिए जो कुर्सियाँ आजकल आती हैं, ऐसी चीज़ें बच्चे के लिए ला सकते हैं। बाथरूमों के लिए जैसे कमोड टाइप में आजकल बच्चों के लिए आते हैं, तो वो सब यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चों को सहायक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। व्यवहार परिमार्जन, ऐसे बच्चों में जो व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं तो उनके लिए क्या, बच्चों का ना जैसे रहता है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देख रेख, बच्चे की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। अब घर पर ही परीक्षण कैसे दे सकते हैं? अब बच्चों को ना घर पे ही कैसे सिखा सकते हैं? बच्चे के जो माता पिता होते हैं ना उनका रवैया निश्चित करता है कि बच्चों को कैसे प्रशिक्षण करें या बच्चों की ये समस्याओं को कैसे दूर करें, ठीक है, इनकी कठिनाई को। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं माता पिता? बच्चों को निगलना सिखा सकते हैं, खाना खाने में सहायता कर सकते हैं। बच्चा खाए ना तो उसे खुद से खाने के लिए प्रेरित करें। बच्चा खाए उसकी सहायता करें, उसका हाथ नीचे से पकड़ लें, उसको सिखाएं कि कैसे खा सकता है। बच्चे को शौचालय का प्रयोग करना सिखाएं। आजकल जो शौचालय की सहायक सामग्री आते हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चे को खुद से इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। हाथों की क्रियाओं में सामंजस्य बनाना सिखाएं। जैसे बच्चा कुछ भी काम करे तो उसके लिए बच्चे को प्रशिक्षण दे, जैसे कि खुद से खाए, वस्तुएं हाथ से इधर उठाए, उंगली से ऐसे पकड़े इस टाइम, ठीक है। और ये सब करते हुए माता पिता है क्या परेशान ना हो कि बच्चा अभी कर रहा है, कितनी देर में करेगा, कितनी देर में नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षमता, क्षति और विकलांगता के बीच क्या अंतर है? या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, क्षति, अक्षमता, अपंगता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्षति और अक्षमता अपंगता ना बन जाए इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? अब क्षति, अपंगता और अक्षमता होते हैं, तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ के हैं। क्षति क्या है? क्षति का अर्थ है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार का दुराव या कमी। अब जो WHO है उसके अनुसार बताया गया है कि क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक या शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है। जैसे कि अगर किसी की आंख का कॉर्निया सूख जाए, उसमें खराबी आ जाए, तो उसे हम कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त है, ठीक है। जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो हो सकता है उसके मस्तिष्क में कोई क्षति हो जाए, कोई उत्तक, ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी कारण से कुछ उसके हाथ पैर कुछ खराब हो जाए ना,
वो भी क्षति होती है। ये सब क्षति के उदाहरण है। किसी किसी के जैसे जन्म का चिन्ह होता है वो विकृत उत्तक होते हैं तो उसे भी हम क्षति कह सकते हैं। अब होती है अक्षमता। अक्षमता का अर्थ है सॉरी अपंगता, ये ना गलत लिख दिया था मैंने। अब नेक्स्ट है अपंगता। इसे विकलांगता बोलते हैं, अशक्तता भी बोलते हैं। इसके कई अर्थ हैं। जीडीबी के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की असमर्थता, संज्ञानात्मक दोष, दृष्टि दोष, सुनने संबंधी दोष आदि, ये सारी की सारी अशक्तता है जो कि बच्चे की विकलांगता को दर्शाती हैं, या हम इसे अपंगता भी कह सकते हैं। शारीरिक व मानसिक दोष होने पर हम उसे अपंगता की श्रेणी में ही रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो किसी विशेष अंग की कार्य क्षमता अगर सीमित हो, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के अपना नॉर्मल रूटीन का काम होता है बच्चा वो भी नहीं कर पाता है, तो उसे हम विकलांगता कह देते हैं। क्रोम ने कहा है इस बारे में कि जैसे कोई व्यक्ति होता है उसमें कोई भी शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता या सीमित करता है ना, उस चीज़ को ही हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त व्यक्ति या फिर विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अक्षमता। अक्षमता क्या है? अक्षमता का मतलब है क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्तियों को अंतःक्रिया करने और परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनाई होती है ना, उसे अक्षमता कहते हैं। कि उसके अंदर प्रॉब्लम तो है, उसमें क्षति है, बट उससे वो कोई काम करने में वो सक्षम नहीं है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम कहेंगे अक्षमता। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उस कारण उसे पढ़ने लिखने विद्यार्जन करने अन्य लोगों के साथ जो सामाजिक संबंध बनाता है ना, उसमें प्रॉब्लम आती है। नौकरी करने के लिए उसे जाना हो तो उसमें कोई दिक्कत है, तो उसकी जो अपंगता है, उसकी अपंगता नेत्रहीनता है, ठीक है, उसकी नेत्रहीनता अपंगता है, लेकिन वो अपंगता फिर उसकी अक्षमता बन जाती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अपंगता या कमी ही अक्षमता बने। जैसे किसी के चेहरे पर कोई दाग है, निशान है, तो अगर वो चाहेगा कि मैं किसी विज्ञापन में काम करूं, मूवी में काम करूं, तो उसके लिए तो वो सही नहीं रहेगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अक्षमता बन जाए, क्योंकि वो उसके अलावा और किसी काम पे वो बाधा नहीं डालेगा, वो निशान है ना, तो वो अपने सारे काम आराम से कर सकता है, अपनी नौकरी आराम से करता है, उसका जीवन आराम से चल सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र पे वो कोई भी प्रभाव डालेगी वो अक्षमता, ठीक है। जैसे प्रत्येक क्षति अपंगता नहीं होती, वैसे ही प्रत्येक अपंगता से अक्षमता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अतः जहाँ तक संभव हो क्षति व अपंगता के जो प्रभाव है उसे कम करने के लिए हमें ना प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वह स्वयं को अक्षम महसूस ही ना करे, उसे ना महसूस ही नहीं करवाना चाहिए कि तुम अक्षम हो। अतः यदि कोई व्यक्ति अपंगता या क्षति के बावजूद किसी स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है तो हमें उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उसकी उपेक्षा, ताकि जो उसकी कमियां है ना वो उसकी अक्षमता ना बन जाए। तो इसी के साथ ये कुछ बीमारियां थी, ये यहाँ पे ख़त्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।